देखिए, पिछली बार जब हम लोगों ने क्वेश्चंस की बात करी थी तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि पी क्यू आर और एस ऐसे दे रखा है, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, अब पी क्यू आर एस करके अगर कोई आपका ऐसे पैरेललोग्राम है, ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल्स जो होंगे वो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब P और R का मिड पॉइंट, तो P था आपका 1,2, R जो है वो है आपका 5,7, Q जो था वो आपका 4,6 था, तो S जो है वो आपका A,B है। तो इसका मिड पॉइंट कौन हो जाएगा, 1 + 5/2 कॉमा ये हो जाएगा 7 + 2/2। ये मिड पॉइंट बराबर होना चाहिए किसके, दिस शुड बी मिड पॉइंट ऑफ SQ, दैट इज 4 + A/2 एंड 6 + B/2। तो इनको इक्वेट कर दोगे तो A की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी और B की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3। Hence the A is 2, B is 3, that will give you option number C. Okay. Now, second question, the four points whose coordinates are this. अब ये coordinates हमें दे रखे हैं तो इनके रेट क्या रहेगा कि इसको अगर मैंने A, इसको B, इसको C और इसको D, क्या आंसर आया इसका आप लोगों का? आप लोगों ने इसको सॉल्व करा होगा ना, इसका आंसर क्या आया वो बताइए। देखिए यहाँ पे A और C का मिड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, A और C का मिड पॉइंट अगर हम देखते हैं, सबसे पहली चीज कि A और C का मिड पॉइंट आता है 2 + 4/2। ठीक है, 2 + 4/2 एंड 5 + 1/2 विच इज 3,3। ठीक है, ये आपका 3,3 आता है। अब BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 5 + 1/2 और 4 + 2/2, तो ये भी 3,3 आ रहा है, मतलब बन तो पैरेललोग्राम रहा है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बन रहा है तो यहाँ पे सब पैरेललोग्राम बन रहा है तो इनमें से ऑप्शन में B तो हो नहीं सकता। अब ये स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल क्या बनेगा, तो यहाँ पे डायगोनल्स की लेंथ निकालते हैं। AC का लेंथ 4 - 2 2, 5 - 1 4, तो 2 और 4 के स्क्वायर का सम 16 × √20। तो AC का लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है √20। और इसी तरह से BD का लेंथ निकाले तो BD का लेंथ क्या आ रहा है, BD इज इक्वल टू 5 - 1, अगेन दैट इज √20, मतलब डायगोनल्स इक्वल है। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये तो या तो रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में से कुछ एक बनने वाला है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, A और C में से कुछ एक होगा। अब इसके जरा देखो AB लेंथ निकालो, AB लेंथ क्या, 2 - 1 4 - √10। ठीक है, अब इसी तरह से BC लेंथ निकालो, BC लेंथ को 4 - 1 3, तो ये भी √10। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, अ स्क्वायर। आई एम गेटिंग दिस पॉइंट। A and B are the point, B such the point to C, उन्होंने AB प्रोड्यूस सच दैट। अब देखो AB को प्रोड्यूस करा गया है इस तरह से कि AC is 2 times BC, तो AC और ये B, ठीक है, तो AC is 2 times BC, तो ये 2:1 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस केस में B विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो C के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने अल्फा कॉमा बीटा माने तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, -3, 4, और B है आपका 2, 1, तो B शुड बी द मिड पॉइंट। तो अल्फा -3 शुड बी इक्वल्स टू 4 एंड बीटा +4 शुड बी इक्वल्स टू 2। तो इससे अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू -2 आ जाती है। तो पॉइंट विल बी 7, -2, अगेन ऑप्शन नंबर C। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। Question number 4. Orthogonal triangle ABC is B. ठीक है, circumcenter S is A, B. A is the origin, then the coordinates of C. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इतना, ऐसा आपको ये क्वेश्चन मैंने इसका दिया था
कि आपको ये पता, मैं जड़ देख पाऊँ कि आपको अभी कितना चीज़ें पुरानी याद है। यहाँ पे ट्राइंगल एज में ए बी सी दे रखा है। वर्टेक्स बी इज द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स बी है, मतलब बी पे ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल बी राइट एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्टेक्स ए जो है वो ओरिजिन है 0,0। तो वर्टेक्स सी जो है, वर्टेक्स सी हमें निकालना है। तो सी के हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, अल्फा कामा बीटा, ठीक है। बी पे राइट एंगल है, तो अब ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसे जा रहा होगा। आइए हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो लेकिन ये डायमीटर एंगल इन ए सेमी सर्कल मेक्स राइट एंगल, तो दिस शुड बी द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कितना दे रखा है, ए कॉमा बी। तो सी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 2a, 2b हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल बी 2a, 2b, दैट विल गिव यू ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई बच्चों। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट, आज हम लोग जो अपनी बात शुरू करेंगे, विल टॉक अबाउट व्हाट, 4 फ्रेंड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। टुडे विल टॉक अबाउट 4 फ्रेंड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके 4 फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। 4 फ्रेंड्स मतलब जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। If the triangle is, if any triangle is formed, then those 4 things will always be there. What are those 4 things? Any triangle, if any triangle is given, then every triangle will have a centroid. Okay? Every triangle will have a centroid. Every triangle will have a incenter. Okay? Every triangle will have a circumcenter. And every triangle will have a orthocenter. ये 4 फ्रेंड्स किसी भी ट्राइंगल में हमेशा होते ही होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें हम कैसे पता करते हैं, ये होते क्या है क्या नहीं होते हैं, उसके बारे में हमें आज बात करनी है। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और इसका बहुत सारे यूटिलिटीज कई तरह के क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करी जाती है। एंड सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू ऑल्सो फेस इन 3-dimension geometry and vectors when you are going to have it. Okay? यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहला फ्रेंड, सबसे कॉमन फ्रेंड जो है दैट इज सेंट्रॉइड। तो व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, ठीक है। किसी ट्राइंगल के 3 मीडियंस होंगे, उन तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करेंगे और वो जिस पॉइंट से पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड, ठीक है। एक ट्राइंगल इज गिवन ABC, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडियन। एज यू ऑल माइट बी नोइंग, द मीडियन इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ ए साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। जैसे BC का मिड पॉइंट हुआ D और BE का भी, यहाँ पे AC का मिड पॉइंट हुआ E और AB का मिड पॉइंट हुआ F। ओके, तो इनको ज्वाइन को कर दो किससे, अपोजिट वर्टेक्स से। D को A से, B को E से, C को F से। तो ये तीनों के तीनों कहलाते हैं मीडियंस, ठीक है। तो मीडियंस कौन कौन से होंगे? 3 मीडियंस होंगे यहाँ पे, AD, BE और CF। ये आपके 3 मीडियंस होंगे। अभी आपको लगेगा कि सर ये तो हमें अभी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग, हाँ ये उतना होता है इतना होता है। लेकिन जब बात आती है कि कैसे आता है, क्या आता है, जब हम क्वेश्चंस को यूटिलाइज करते हैं
तब आपको थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसका आंसर प्लीज आराम से सुने पेशेंसली, आपको मजा आएगा। तो ये आपके 3 मीडियन है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट्स है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मीडियन। अब थ्योरी हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करते हैं। 10th में आप लोगों को बस बोल दिया गया, आप लोगों ने मान लिया होगा कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि हाउ दिस हैपन्स। ठीक है, ये किस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 थे, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2 थे और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x3 y3 थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x4 y4 बोल देता हूँ, सिमिलरली ई के कोऑर्डिनेट्स में x5 y5 बोल देता हूँ और एफ के कोऑर्डिनेट्स में x6 y6 बोल देता हूँ। तो एज पर सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे x4 जो होगा, x4 विल बी x2 प्लस x3 by 2, y4 विल बी इक्वल्स टू y2 प्लस y3 प्लस y1, तो y2 प्लस y3 by 2। ओके, इसी तरह से x5 लिखोगे तो x5 को क्या लिख पाओगे, x1 प्लस x3 by 2, y5 will be equals to y1 plus y3 divided by 2 and x6 similarly will be equals to x1 plus x2 by 2 and y6 will be equals to y1 plus y2 by 2। यहाँ पे जैसा x का आ रहा है वैसे ही y का आ रहा है, तो मैं x में कैलकुलेशन करता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंगली उसे मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा किसके लिए, और आपके या इसके लिए y कोऑर्डिनेट के कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके थ्रू, वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ x4 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3, ट्वाइस ऑफ x5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 एंड ट्वाइस ऑफ x6 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। लिख सकते हैं, एक मैनिपुलेशन सिंपल सा दिख रहा है कि ट्वाइस ऑफ x4 प्लस x1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x5 प्लस x2, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x6 प्लस x3 एंड ऑल ऑफ देम इज कमिंग इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। आ रहा है ये? ठीक है, अब देखिए कि ये 2 1, तो यहाँ पे मैं 2 प्लस 1, यहाँ पे मैं 2 प्लस 1 और यहाँ पे मैं 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 क्या होता है 3। ऐसे यही चीज को अगर मैं y में प्रोपोगेट करूंगा तो y में क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ y4 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y5 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज ट्वाइस ऑफ y6 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3। ओके, अब बताओ ये जो आपको एक्सप्रेशन आया इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस। इफ यू सी ये वाला पॉइंट देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस इज डिवाइडिंग देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बीई को, ठीक है, ये बी और ये ई को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट हुआ, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है वो आपका सी और एफ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस कारण से, लेकिन जरा देखो कि इन सब के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं सेम, कितना ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पॉइंट है किस पे, एडी पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट है बीई पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट है सीएफ पे, लेकिन तीनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, मतलब एक पॉइंट कॉमन है तीनों पे, मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं और जिस पॉइंट से पास कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपके ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो तीन चीजें जो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जो आपको पता है पहले से, कि सबसे पहले चीज तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ये प्रूव होता है। ठीक है, पहले आप 10th में क्या ऐसा होता है बेटा, मान लो आपने मान लिया, क्वेश्चन हो गए जय श्री राम, लेकिन अब यहाँ पे आपको इससे मालूम चल गया कि हाँ भाई ये हमने प्रूव कर दिया कि तीनों पॉइंट से तीनों एक ही जगह से पास करते हैं। ठीक है, दूसरा जिस पॉइंट पर वो पॉइंट जहाँ से तीनों पास करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड।
एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग ऑल द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। ये आपको हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को, ठीक है। और ये जो पॉइंट, तीनों पॉइंट आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं? दे आर कमिंग एज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आ जाएगा। दिस इज व्हाट द सेंट्रॉइड इज, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 1 इज सेंट्रॉइड divides triangle in 3 equal areas। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल GAB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल GCA। और ये तीनों के तीनों एरिया सेम रहेंगे, लेकिन तीनों एरिया मिला दोगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बनेगा। Therefore, this will be equals to 1/3 area of triangle G, area of triangle ABC, ओके। दूसरा, यहां पे एक चीज देखिएगा कि जो हमने डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये A था, ये B था, ये C था, ठीक है, और ये था D और ये था E और ये था F। तो जो हमने DF के कोऑर्डिनेट्स माने थे, तो बताओ व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF। DF का सेंट्रॉइड क्या होगा? तो DF का सेंट्रॉइड निकालना, तो D के कोऑर्डिनेट्स, तो x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस सॉरी the centroid of the triangle formed by joining the midpoint of the three sides will be same as the centroid of the triangle ABC। ट्राइंगल DEF का सेंट्रॉइड और ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड सेम आएगा। मिड पॉइंट को ज्वाइन करें ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और बड़े ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, ये सेम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए कि आपको याद होगा कि आप लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसका यूज करें तो उसमें क्या बोला था? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड। तो मतलब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि FE इज पैरेलल टू BC एंड FE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो इस कारण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आने वाला है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो ट्राइंगल AFE is similar to triangle ABC, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो ये आपका FE अपॉन BC का स्क्वायर होगा, लेकिन FE इज टू BC का रेशियो 1/2 है, तो ये 1/4 आ रहा है। So this shows that triangle AFE is 1/4 of the area of triangle ABC, and same thing can be written before BDF, okay। So therefore what we can say, area of triangle AFE is equals to area of triangle BDF is equals to area of triangle DCE, and this also be equals to area of triangle DEF, and this will be equals to what? 1/4 of the area of triangle ABC, ठीक है। तो ये चारों एरिया जो आएंगे वो सेम आएंगे। ये अगर एरिया A है तो ये भी A है और ये भी A है और ये भी A आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक तो ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस वगैरह में इन सब का आपको यूज आता है, क्वेश्चंस में आपको इन सब का काफी यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल touching
थ्री साइड्स इंटरनली, ठीक है। एक ऐसा सर्कल का सेंटर जो कि तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। दिस सर्कल इज कॉल्ड एज इन सर्कल एंड द रेडियस इज कॉल्ड एज इन रेडियस। ओके, ये इन सर्कल होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द इन रेडियस। इसके अलावा इन सेंटर को डिफाइन करने के और भी तरीके हो सकते हैं कि देख रहे हो कि दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड्स। ओके, this is the only point which is equidistant from three sides of a triangle. ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होने वाला एक ही पॉइंट होगा और वो कौन होगा? इन सेंटर होगा, ठीक है। देख लो ये डिस्टेंस तीनों जगह से क्या है? आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों जगह से आर है। तीसरी चीज जो आप बोल सकते हो इन सेंटर के बारे में, वो क्या है? वो कुछ इस तरह से आता है कि देखिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड कॉमन है, ठीक है, ये साइड कॉमन है, ठीक है। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर दोनों आर आ गई। तो इस कारण से अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि अगर मैं इसको मैं बोलूँ डी, इसको बोलूँ ई और इसको बोलूँ एफ, ठीक है, तो आई कैन इजीली से द ट्राइंगल बी डी आई एंड ट्राइंगल बी एफ आई, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी याद है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। मतलब बी आई इज एंगल बाइसेक्टर। कैसा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर, लेकिन कैसा? इंटरनल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली हम बोलेंगे तो ए आई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी का था, और जो सी आई होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा ऑफ एंगल सी। इसका मतलब कैन आई से दैट इन सेंटर इज नथिंग, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे कि ए आई इस डायग्राम में ए आई और डी ये आपके क्या नहीं है? कोलिनियर नहीं है, ठीक है। डायग्राम में हो सकता है रफ डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं इन सेंटर से, ऐसे, ठीक है, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर आया। ये एंगल ए का बाइसेक्ट कर दिया आपने a/2 और a/2। तो ये लाइन आगे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट P पे। इसी तरह से ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा आगे तो जाके आगे के इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट Q पे, और इसी तरह से ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, लेट से R पे, ठीक है। तो PD और QE और RF ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है डायग्राम बनाते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे तो उसमें आपको सब चीज़ कॉम्बाइन हो जाएंगी, लेकिन इन नॉर्मल केसेस दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो मतलब AI को एक्सटेंड करूंगा तो ये P पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। तो अगर C के अपोजिट साइड को मैं स्मॉल c बोल दूं, B के अपोजिट साइड को स्मॉल b बोल दूं और A के अपोजिट साइड को स्मॉल a बोल दूं, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर आपके पास A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 है और C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x3 y3 है, ठीक है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x4 y4, Q के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ पे x5 y5 मान लेता हूँ और R के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x6 y6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे P divides BC in the ratio of C/B, where C and B are what? C and B are the sides opposite to vertex C and side opposite to vertex B, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैं भी सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूँ? P वाले के लिए। सिमिलरली मैं Q और R के लिए साइक्लिक ऑर्डर में मैनेज कर दूंगा। तो x4 will be equals to what?
x4 विल बी c टाइम्स x3 प्लस b टाइम्स x2 अपॉन c प्लस b होगा ये। इसी तरह से x5 की वैल्यू निकालोगे तो x5 की वैल्यू जो होगी वो होगी a टाइम्स x1 प्लस c टाइम्स x3 अपॉन कितना हो जाएगा a प्लस c। और इसी तरह से x6 की वैल्यू निकालोगे तो वो आपका a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स x2 अपॉन a प्लस b ये आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि a वर्टेक्स दे रखा 0,0, b दे रखा 0,4, c दे रखा 3,0। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो तीनों साइड्स मालूम चल रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 3, 4, 5। तो बस यहाँ पे देख लो 4 का अपोजिट कौन है 3,0, 0,0 का अपोजिट है 5 और 0,4 का अपोजिट है 3। तो बस हमने इन सेंटर का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा और उससे हमारा इन सेंटर आता है 1,1, ये हमारा इन सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और भी दे सकता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा मतलब ट्रिवियल टाइप का क्वेश्चन है कि एक ऐसे ट्राइंगल दे रखा था। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल आपको दे रखा है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स जो थे, ठीक है ना, ट्राइंगल के क्या थे मिड पॉइंट्स। ये ट्राइंगल ए बी और ये सी, ये वाला पॉइंट जो थे पी, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स 1,4 थे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0,-1 थे और ये आर के कोऑर्डिनेट जो है वो 3,1 थे। ठीक है, तो these were the coordinates of the midpoint of the side BC, CA and AB। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड वर्टेक्स ABC, वर्टेक्स ABC निकालना है। ठीक है, फिर दूसरा आपको क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तीसरी चीज फिर आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। बताओ ये सब निकाल के बताओ जल्दी से आंसर क्या क्या आएंगे फास्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखो सेंट्रॉइड और ट्राइंगल ABC, तो हमने पढ़ा था कि इस छोटे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और बड़े ट्राइंगल का सेंट्रॉइड सेम आएगा। तो मतलब सेंट्रॉइड तो डायरेक्टली इसका सेंट्रॉइड निकाल दो, 1 + 0 + 3 4/3। तो ये आपका हो गया 4/3 कॉमा। ठीक है, और 1 - 1 4, तो ये भी आपका 4/3। तो 4/3 कॉमा 4/3 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब जहां तक बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है तो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सीधे सीधे निकाल देते। कैसे? 3 1 1 4 0 -1 और फिर ये 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये और ये, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -3, इसका सम हुआ -2, ये हुआ 12 -1 0, सम हुआ कितना 11। तो 11 माइनस ऑफ -2 का हाफ का मॉड, तो ये आपका हो जाएगा कितना 13/2। तो ये 13/2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be 4 times of this, therefore the answer will be 26 square units will be the area of triangle ABC। ओके, अब जरा देखिए ये दो पार्ट हो गए। तीसरा वाला पार्ट भी हम डायरेक्टली कर सकते थे विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसेस। व्हाई? बिकॉज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट RQ इज हाफ ऑफ BC। तो RQ लेंथ निकालो, 3 - 0 होती है 3, तो 9 4 √13, दिस लेंथ इज कमिंग आउट एज √13। ठीक है, ऐसे ये लेंथ निकालेंगे तो ये 2 3, तो 9 + 4 दिस इज कमिंग आउट टू बी √13। ठीक है, इसी तरह से ये वाली लेंथ निकालेंगे तो 1 5 √26। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहां पे आप देखिए कि ये जो तीनों साइड्स आ रहे हैं इसके डबल ही आएंगे। तो मतलब AB लेंथ जो होगा, व्हाट AB लेंथ कैन बी टोल्ड एज, AB लेंथ विल बी 2 times √26, तो 2 √26 हो जाएगा। BC लेंथ जो होगा वो आपका 2 √13 हो जाएगा।
और सी ए लेंथ भी क्या होगा, 2√13 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप तुरंत डायरेक्टली क्या आप इवेल्यूएशन कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आपको वर्टेक्स ही निकाले तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैसे। इसमें भी एक ट्रिक बता दूंगा कि x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो आपको क्या पता है कि x1 प्लस x2 बाई 2, ये 3 था तो x1 प्लस x2 6 हो गया। इसी तरह से x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 2 आ जाएगा और x3 प्लस x1 की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली आप y में भी कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो तो आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। कैसे, 6 प्लस 2 8 और ये दो टाइम्स होंगे तो 4 आ गया। अब आप क्या करो कि इसमें से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी x3। तो आपके पास x3 कितना आ जाएगा, x3 विल बी इक्वल्स टू -2। आप इसी तरह से x2 निकालना चाहते हो तो x2 निकालने के लिए ये 0 सेपरेट करो तो ये 4 आ जाएगा और x1 निकालने के लिए ये सेपरेट करो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट x। ठीक है, ऐसे x आ गए। सिमिलरली y निकाल सकते हो, लेकिन ट्रिक देखो, ट्रिक की क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे। द ट्रिक इज व्हाट कि आपको अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों का सम करो। 3 प्लस 0 माइनस अपोजिट, तो 3 प्लस 0 3 माइनस 1 2, तो ये आएगा 2। y निकालना है तो 1 प्लस -1 0 -4, दैट इज -4। b वाला निकालना है तो इन दोनों का सम 1 प्लस 3 4 4 माइनस 0 इज 4, तो ये वाला हो गया 4। y निकालना है तो 1 प्लस 4 5 माइनस ये हो जाएगा 6। ये वाला निकालना है तो 0 प्लस 1 1 माइनस 3 -2, तो ये -2। -1 प्लस 4 इज 3 माइनस 1 इज दैट विल गिव यू 2। तो hence the coordinates of ABC can be found in this way। समझ में आया ट्रिक क्या करना है, एडजेसेंट वालों का सम माइनस अपोजिट वाला। सबको क्लियर है ये तरीका? गिव मी यस नो, थम्स अप वगैरह जो भी है कुछ पे कुछ करो भाई, मालूम चले कि सब लोग जिंदा है। ओके, तो दिस ट्रिक कैन बी यूटिलाइज। ठीक है, इन सेंटर और सेंट्रॉइड ये दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले पार्ट होते हैं क्योंकि ये सबसे आसानी से निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हो। अब इसी में एक एक्सटेंशन और होता है, नॉर्मली ज्यादा कोर्स में यूज होता है, लेकिन कई बार कुछ बुक्स वगैरह में आपको उसके मिल जाएंगे। दोज आर व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर एक ऐसा सर्कल होता है जो तीनों साइड्स को एक्सटर्नली टच करता है। ठीक है, इट टचेज द 3 साइड्स एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली टच करेगा मतलब कैसा होगा, उसमें कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ये भाई एक छोटा सा सर्कल है, हम यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये ट्राइंगल एबीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी को ये जो सर्कल है वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। इट्स टचिंग ऑल द 3 साइड्स बट एक्सटर्नली। ओके, तो ये एक्सटर्नल टच कर रहा है तो ये ऐसा, लेकिन ऐसा एक सर्कल वर्टेक्स बी के अपोजिट भी बन सकता था इधर की तरफ, और ऐसा एक सर्कल वर्टेक्स सी के अपोजिट भी बन सकता था इधर की तरफ। ठीक है, मतलब ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है, 3। तो दीज 3 सर्कल्स आर कॉल्ड एज एक्स सर्कल्स। ठीक है, ये तीनों साइड्स को एक्सटेंड टच करते हैं। ठीक है, टचेज 3 साइड्स एक्सटर्नली। इन सर्कल में क्या होता था, दे टचेज द 3 साइड्स इंटरनली। ठीक है, इसके तो ऐसे ये ए के अपोजिट I1 तो बी के अपोजिट होगा I2 और सी के अपोजिट जो आएगा वो हो जाएगा I3। ठीक है, ऐसे 3 एक्सेंटर्स होते हैं। अब इन 3 एक्सेंटर बनते कैसे हैं, बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। So it is the point of concurrency of 2 external and 1 internal angle bisectors। ठीक है, तो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो I1, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो I2 और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो I3। ठीक है,
तो ऐसे 3 एक्स सेंटर्स पॉसिबल है। उन 3 एक्स सेंटर्स का कोऑर्डिनेट्स अगर कभी निकालने हैं तो आपको सिंपल ट्रिक क्या करना है, आई से अगर आपको I1 निकालना है तो सिंपल आई का जो फॉर्मूला था कौन सा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ओके, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इससे अगर आपको I1 निकालना है तो सिंपली रिप्लेस a बाय माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलरली माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ये ऐसे किसका हो गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ I1, ठीक है। अगर आपको I2 निकालना है तो सिंपली इस फॉर्मूले में आपको b की जगह माइनस b रख देना है और I3 के लिए c की जगह क्या रख देना है, माइनस c। तो दैट विल गिव यू एक्स सेंटर्स, ठीक है। तो कभी एक्स, तो आपको एक्स सेंटर के लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनल एंगल जो आपका इन सेंटर वाला फॉर्मूला था अगर वो आपको याद है तो एक्स सेंटर को तो अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज बेसिकली सेंटर ऑफ अ सर्कल, center of a circle which passes through 3 vertices। अब ध्यान देना 3 vertices से पास करने वाला एक ही सर्कल होगा। there is only one circle which passes through 3 non-collinear points, okay। so there will be only one circle which passes through 3 vertices and the center of that circle will be called as circumcenter। This circle itself is called as circumcircle, okay, and the radius of this circle denoted by capital R, that is called as circumradius, okay। Now what this circumcircle circumcenter, as you can see BC, AB and AC will be the chords and perpendicular from the center on the chords will bisect them, okay। so this length will be, if this side was A, this will be A by 2, A by 2, this side will be B by 2, B by 2, and this side will be C by 2, C by 2। so what are the things that we can observe here? Number one, it is the only point equidistant from 3 vertices। तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट सिर्फ एक ही पॉइंट है, कौन, सर्कम सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ये देखो कि ये जो आपके पिंक वाली लाइंस हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मैजेंटा कलर में जो लाइंस हैं, दोस आर बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। देयरफॉर इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of 3 perpendicular bisectors of 3 sides, ठीक है। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे 3 साइड्स के। अच्छा ध्यान देना यहां पे क्या होगा, द व्हाट हैपेंस इज इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल बाय डिफॉल्ट। इन सेंटर एंड द सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, but in case of circumcircle or circumcenter, the circumcenter is not necessarily will always lie inside the triangle, okay। देखिए तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपका इस तरह से कोई भी मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, लेट से कोई भी एक ऐसा सर्कल था, ये उसका डायमीटर हुआ या फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल था। तो अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताओ क्या होगा कि ये डायमीटर हो जाएगा और ये BC जो हाइपोटेन्यूज होगा। दैट मीन्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज डायमीटर। तो मिड पॉइंट ऑफ BC जो होगा वो सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो ये जो होगा उसका डिस्टेंस ABC से तीनों से सेम होगा, ये सर्कम रेडियस हो जाएगा।
आपने 10th क्लास में थ्योरम भी पढ़ी होगी, तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टाइसेस। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये रीजन था, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, नाउ इफ यू सी कि दिस वाज द केस, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई मूव दिस BC अप, BC को मैं अगर ऐसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा? ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा। ट्राइंगल अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑब्जर्व करो कि ये जो एंगल होगा वो 90 से बढ़ जाएगा। 90 से बढ़ गया तो देख रहे हो ये जो सेंटर है वो बाहर आ गया ट्राइंगल के। ठीक है, तो इस कारण से राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ऑन साइड ऑफ ट्राइंगल होता है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो इनसाइड होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो आउटसाइड होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है तो सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट जो होगा वो आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली अगर बता दिया कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कई सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिवली होगा, तो आप बोल सकते हो सीधे सीधे वहां पे कि भाई ये सरकम सेंटर जो होगा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। आपको सारा पहचानना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इसको निकाल सरकम सेंटर को आइडेंटिफाई करने के अगले जो तरीके हैं वो उतने आसान नहीं जितना आसानी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिवली कोई आपसे क्वेश्चन कराना चाहता है तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के देगा मोस्टली। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा। तो जैसे अब यहाँ पे एक तो ये हो गया कि आपका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, नंबर 1। ठीक है, दूसरा सरकम सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x3 y3। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो कि ये वाला एंगल क्या था? 2a। ठीक है, ये वाला एंगल कितना था? 2a, सॉरी a। तो ये वाला एंगल 2a हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी a आएगा और ये वाला एंगल भी a आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि होता क्या है कि सिंपल, मैं उसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको क्योंकि प्रूफ में वही सेम चीजें दोबारा करनी, ज्योमेट्री वगैरह यूज करनी है, मैं सिंपल सी चीज बताता हूं आपको। इन सेंटर का फॉर्मूला याद है ना? इन सेंटर के फॉर्मूले में आप साइड ए की जगह साइन 2a, बी की जगह साइन 2b और सी की जगह साइन 2c कर दीजिए। आपके पास सरकम सेंटर का फॉर्मूला आ जाएगा। सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? साइन 2a x1, साइन 2b x2, साइन 2c x3 होल डिवाइड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, कॉमा इसी तरह से y का साइन 2a y1, साइन 2b y2, साइन 2c y3 डिवाइड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ओके, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं किसके? सरकम सेंटर के। लेकिन जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा ये देखने का खाने का नहीं है, ये बोलते हैं ना, घर पे कुछ सामान रखा था, मम्मी पापा बोलते कि बेटा देखो ये खाने का नहीं, देखने का है, या उन्हें ऐसा करना है कि तुम्हें नहीं खाना है। ठीक है, जैसे कोई कभी आर्टिफिशियल बनाना वगैरह ला के रख दिया और तुम जाके छोटे थे तो उठा के खाने लग गए, उन्होंने कहा यह अजीब के खाया नहीं जा रहा है, वही देखने का, बनाने का नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़, ये फॉर्मूला जो है ना वो सिर्फ ऐसे देखने का है। इसका यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं, हार्डली इट इज एवर यूज्ड। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज कि दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द सरकम सेंटर इफ यू नो द 3 एंगल्स। अगर तीनों एंगल्स और तीनों वर्टाइसेस हैं तो आप इस तरह से सरकम सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज सरकम सेंटर वन वे। ठीक है, जो हम लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका, मतलब अगर कोई रैंडम सर्कल दिया जाए तो उसके लिए फॉर दैट रैंडम सर्कल द मेथड टू फाइंड द सरकम सेंटर इज दिस डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस। तो आपको सिंपल करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू,
कि आपके पास अगर तीन वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं x1 y1 a, b के कोऑर्डिनेट्स आपको x2 y2 दे रखे हैं और c के कोऑर्डिनेट्स आपको x3 y3 दे रखे हैं, तो आपको सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करना है, अल्फा कॉमा बीटा मान लेना है। ठीक है, तो एज पर द गिवन कंडीशन OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, देयरफॉर OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में सबको ये। नाउ देखिए, अब इसी को ध्यान रखिएगा, इसमें परेशानी तो आगे परेशानी होगी, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें दिक्कत आने लग जाएगी कि OA स्क्वायर हो जाएगा अल्फा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y3 का होल स्क्वायर। जब आप इनको इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करो और इन दोनों को इक्वेट करो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चला जाएगा। What this will give you? This will give you a linear in what? Linear in terms of alpha and beta. यहां से भी एक लीनियर आएगी इन अल्फा बीटा। तो आपके पास कितनी लीनियर इक्वेशन आ गई? आपके लीनियर इक्वेशन आ गई दो। उन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल हैव द आंसर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मैं लेट्स से एक वर्टेक्स है A which is 3,4, another vertex B is 5,0 and another vertex C that is equals to -4,3। ये आपके पास क्या है, ये वर्टाइसेस है। आपको सरकम सेंटर निकालना है कि सरकम सेंटर क्या होगा। तो सरकम सेंटर कैसे निकाला जाए, ठीक, हाउ टू फाइंड द सरकम सेंटर। कि आपने पॉइंट मान लिया अल्फा कामा बीटा, तो ये डिस्टेंस अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये हो गई। तो अल्फा देखो ये क्या हो जाएगा, -6 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 25 इज इक्वल टू 25। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गया, तो आपसे इससे 6 अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल 0 ये आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो -10 अल्फा, यहाँ पे होगा 8 अल्फा तो 18 अल्फा, बीटा स्क्वायर तो -6 बीटा तो -6 बीटा इज इक्वल 0 ये बनेगा यहाँ पे, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गए ना, दो लीनियर इक्वेशन अल्फा बीटा में, यहाँ भी दो इक्वेशन आ गई अल्फा और बीटा में। तो आप इनको अगर सॉल्व करोगे तो देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन होमोजेनियस है, सेंटर सॉल्व करके ये आपका 0,0 आ रहा है। मतलब इन तीनों से बनने वाले सर्कल का जो सरकम सेंटर होगा वो सरकम सेंटर कहाँ आएगा, 0,0 पे आएगा। जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है तो उसमें एक चीज़ समझिएगा कि क्वेश्चंस में आपको अगर सरकम सेंटर निकालने को बोला जाता है तो ऑप्शन में सरकम सेंटर देंगे ना। तो आप देख लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट है, दैट विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर। ठीक है, तो सरकम सेंटर निकालने को डायरेक्टली अगर कोई बोलता है कि तो ऑप्शन में कर देता, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब आपको ये कैलकुलेशन जो है, देख रहे जो कैलकुलेशन अभी हमने करी वो सब, अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचे तो ये करना है। ठीक है, बाकी जब हम सर्कल में जाएंगे तो उसके और भी तरीके आएंगे, तब आप और बेटर कर पाएंगे। लेकिन तब तक मेन चीज़ क्या क्या समझनी है कि सरकम सेंटर जो होगा, ठीक है, वॉट एवर बी द सरकम सेंटर, दैट सरकम सेंटर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सरकम सेंटर तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, और अगर सरकम सेंटर अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो आपको फिर इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज द वे हाउ टू फाइंड द सरकम सेंटर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी लगता है लेकिन स्टिल दैट इज, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैलकुलेशन भी ऐसी होती है कि बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं तो अगर आप ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कि अगर आप देखेंगे ए बी और सी तीनों में बड़ी खास बात है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होगा, 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर भी 25 होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भी 25 होगा। मतलब तीनों के अल्फा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। मतलब तीनों का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, सेम।
मतलब ऑरिजिन इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टाइसेस, ठीक है, तो दैट शुड बी द सर्कम सेंटर। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ये पहचान जाते हैं कि क्या क्या करा जाए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से क्या करा जाए, क्या क्या करा जाए, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। क्लियर बात यहां तक सबको? समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आप हर चैप्टर में जो पढ़ते जा रहे हो वो सब्सिक्वेंट चैप्टर में यूज होता जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से एवरीथिंग इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका ये चैप्टर छोड़ दूंगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन में दिक्कत आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा सर्कल में दिक्कत आएगी, सर्कल नहीं हुआ तो आगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में दिक्कत आएगी। तो इस कारण से आपको सारी चीजें करनी है, लेकिन धीरे धीरे करके हम सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देख के आइएगा, हम नेक्स्ट रन पे इसके बारे में और भी बात करेंगे।